हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। जैसा मैंने आपको कल एक शॉर्ट डाला था और उसमें आपको ये बताया था दोस्तों कि जहाँ पे भी हम जंक्शन बॉक्स लगाते हैं वहाँ पे हमें क्या क्या स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ते हैं इन टर्म्स ऑफ कमीशनिंग एंड इरेक्शन। तो दोस्तों आज मैं आ गया हूँ एक जंक्शन बॉक्स पे और वो सारी डिटेल्स एक एक करके बताऊँगा कि कितना गैप रखते हैं, कितने एमएम की टीवी रेलते हैं, कितने एमएम की DIN रेल लेते हैं, जेबी की जो है उसको फिक्स करने के लिए कितने एंगल्स का यूज़ किया जाता है, कितने साइज़ के एंगल का, कितने बोल्ट यूज़ करे जाते हैं उसके माउंटिंग के लिए, और वो जंक्शन बॉक्स में क्या क्या मार्किंग होती है एज़ पर स्टैंडर्ड, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों अब इसके बाद मैं अपना कैमरा जेबी की तरफ लगाऊंगा और एक एक करके आपको सारी चीज़ें के बारे में डिस्कस करूँगा, और जो भी डिटेल आपको नोट करनी है दोस्तों वो डिटेल भी आप के स्क्रीन पे आ भी जाएगी, आप उससे नोट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ एक जेबी पे। दोस्तों ये जेबी के बारे में जो कुछ भी बताऊंगा दोस्तों वो सारे स्टैंडर्ड जो है वो आप पढ़ भी सकते हैं। एक स्टैंडर्ड होता है जो IS 5039 होता है जो जेबी के लिए ही बनाया गया है, और दूसरा स्टैंडर्ड होता है दोस्तों IS 20 जो स्पेसिफिक फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन। आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूँ उसके बेसिक से। सबसे पहले बात करते हैं जेबी के डायमेंशन की। दोस्तों जेबी का डायमेंशन डिसाइड होता है कि कितने पेयर इस जेबी के अंदर आने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपकी जेबी में 4 से 8 पेयर्स आने वाले हैं तो जेबी का जो साइज़ होगा वो दोस्तों क्या होगा, 200 mm इसकी हाइट होगी, 150 उसकी विड्थ होगी, और 100 जो होगा इसका डेप्थ होगा। अगर मान लीजिए कि आपके इस जंक्शन बॉक्स में 8 से 16 पेयर, 8 to 16 पेयर आने वाले हैं, तो आपका जेबी का जो साइज़ होगा वो 300 हाइट होगी, और 200 mm जो होगा वो उसका विड्थ होगा, और 150 mm जो है इसका नीचे का डेप्थ होगा। आप इसे उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे फ़िलहाल ये 200 mm की हाइट है और 300 mm की विड्थ है और 150 mm का डेप्थ है। तो ये दोनों तरीके से आप जो है 8 to 16 पेयर की केबल लगा सकते, मतलब पेयर्स आ सकते हैं। मान लीजिए आपकी जेबी में 16 से 24 पेयर आप लेके आ रहे हैं, यानी आप 12 पेयर की 2 केबलों को टर्मिनेट करना है। तो आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए जो आपका जंक्शन बॉक्स का साइज़ रहेगा वो दोस्तों क्या रहेगा, ये 400 हो जाएगा, विड्थ हाइट 300 हो जाएगी, और डेप्थ हम 150 ही रखेंगे। तो आपके ये सारे जॉब जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों अब बात करने वाले हैं जेबी के अंदर की फिलिंग रूल की। तो दोस्तों फिलिंग रूल में क्या आता है कि हमें जेबी जो है, ये जो आपको पैनल दिख रहा है, इसमें 60% पैनल ही भरना ही चाहिए, इतनी कैपेसिटी आपको लेनी है। अब दूसरी चीज़ क्या रखनी है, जो आपके डक्ट के बीच का स्पेस होना चाहिए, टीवी और डक्ट के बीच का स्पेस, वो मिनिमम जो है वो 50 mm तो होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। और अगर 2 रो है, अगर 2 रो है तो 2 रो के बीच में भी जो मिनिमम गैप होना चाहिए वो 25 mm का गैप होना चाहिए, जिससे प्रॉपर स्पेस मिलता है फेरूलिंग के लिए और टर्मिनेशन के लिए। और कोई भी जेबी जो होनी चाहिए उसमें 24 टर्मिनल पेयर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जैसे फ़िलहाल इस जेबी में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 12 पेयर है, इसी तरीके से 24 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा आपके आ रहे हैं तो आपको दूसरी जेबी लगा लेनी चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो बॉक्स है, ये जो जंक्शन बॉक्स है, इसका मटेरियल क्या होना चाहिए। दोस्तों अगर आप ये जंक्शन बॉक्स इंडोर लगा रहे हैं जहाँ पे पूरा शेड है, तो वहाँ पे आप GRP एक मटेरियल होता है, ग्लास रेनफोर्स प्लास्टिक, उसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर दोस्तों ये आउटडोर में है, जैसे ये आउटडोर में है, तो आउटडोर में जो है वो आपको यूज़ करनी है MS, जिसमें MS या फिर SS 304 उसके ऊपर प्रॉपरली पेंट हो। फिलहाल ये जेबी MS की थी, आउटडोर में वाटर और काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से ये जेबी ख़राब हो गई है। तो आपको अगर ऐसा कोरेसिव इन्वायरमेंट है जहाँ पे आपको एसिडिक इन्वायरमेंट मिल सकता है, तो वहाँ पे SS 316 की जेबी लगानी चाहिए। और अगर दोस्त फ्रेंड्स अगर आपका एरिया हैज़ार्डियस है, जोन 1 में आता है, तो ये नॉर्मल जेबी तो काम ही नहीं करेगी, आपको फ्लेम प्रूफ जेबी लगानी पड़ेगी जो IS 2148 स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होती है, और जिसकी विड्थ जो थिकनेस होती है जेबी की 4 mm होती है। ये जो नॉर्मल जेबियाँ होती हैं दोस्तों, इसकी जो थिकनेस होती है वो 3 mm रखी जाती है। अब दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात जो इस जेबी के कंस्ट्रक्शन में मिस हो गया है कि कभी भी हमें जेबी रखनी है आउटडोर में तो दोस्तों ड्रिप प्रूफ रखनी चाहिए। ड्रिप प्रूफ का मतलब होता है कि इसके ऊपर अगर पानी गिरे तो वो नीचे की ओर गिर जाए, इस जेबी के ऊपर ना गिरे। तो उसका भी एक स्टैंडर्ड होता है कि जो इसके ऊपर एक कैनोपी बनाएंगे, उसका जो एज यानी वो कितना बाहर होगा, इस जेबी से 50 mm उसका एज जो है कैनोपी का वो बाहर रहेगा,
ताकि पानी अगर ऊपर से आए तो वो जेबी के ऊपर से ना गिर के बाहर गिर जाए। तो 50 mm बाहर की कैनोपी का एक स्टैंडर्ड है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जेबी जो है वो ग्राउंड से, यानी इस ग्राउंड से कितनी हाइट पे लगनी चाहिए। तो एक थंब रूल ये है कि जेबी जो है वो 900 mm से 1.2 मीटर यानी 1200 mm की हाइट पे, ये हाइट बेस से और इसके नीचे की यहाँ तक की होती है। तो 900 से 1200 mm के बीच में ये हाइट होनी चाहिए फ्लोर से, जिससे परफेक्ट हाइट आ जाती है किसी भी टेक्नीशियन, इंजीनियर या किसी भी पर्सन के लिए आसानी से जेबी हाइट पे काम करने के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसका ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए। ओरिएंटेशन का मतलब हुआ दोस्तों कि ये जेबी किस तरीके से खुलनी चाहिए। ये जेबी जो है या तो डाउनवर्ड खुलनी चाहिए या फिर साइडवर्ड खुलनी चाहिए, यानी इस तरीके से खुलनी चाहिए। कभी भी जेबी जो है वो ऐसे नहीं खुलनी चाहिए ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ खुलेंगे तो पानी जाने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। और वैसे तो एक थंब रूल ये भी है कि जो जेबी का डोर है उसमें जो हिंज लगे हुए हैं, ये जो आपको हिंज दिख रहे होंगे, ये हिंज जो है वो लेफ़्ट साइड में होने चाहिए। फ़िलहाल यहाँ पे राइट साइड में है, तो वो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका यहाँ पे देखने में कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं आ रहा है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है तो आपके हिंज जो है वो राइट में कर लीजिए, अदरवाइज़ आपके जो हिंज होने चाहिए वो लेफ़्ट हैंड साइड में होने चाहिए। अब केबल एंट्री जो होनी चाहिए आउटडोर में वैसे तो बॉटम से ही होनी चाहिए, लेकिन अगर आपके पास बहुत सारी केबल है, बॉटम में जगह नहीं है, ग्लैंड प्लेट में जगह कम है, तो आप साइड एंट्री कर सकते हैं। लेकिन साइड एंट्री करते वक्त आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि केबल के ऊपर प्रॉपरली श्राउड लगा होना चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये श्राउड क्या करता है कि कोई भी पानी या मॉइस्चर आता है वो उसके अंदर जाने नहीं देता है, प्रोटेक्शन करता है उस चीज़ से। अब अगर आपकी जेबी इंडोर है तो आप केबल एंट्री जो है वो साइड से या अप से, दोनों साइड से कर सकते हैं जहां से आपकी कन्वीनियंस हो। लेकिन ऊपर वाला ऑप्शन जो है दोस्तों वो सबसे लास्ट होता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जेबी को हम फिक्स कैसे करते हैं। तो फिक्सिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बोल्ट लगे हुए हैं। तो दोस्तों हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें SS के बोल्ट यूज़ करने चाहिए जिसका डायमीटर जो है 8 mm होना चाहिए और 4 फिक्सिंग पॉइंट होने चाहिए। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक, और ये दिख रहा होगा दूसरा, ऐसा ही नीचे दिखेगा तीसरा और ये चौथा। तो जितनी कम से कम, जैसे ये 300 बाय 300 mm की जेबी है, उससे थोड़ी सी हल्की छोटी है, तो इतने साइज़ के लिए कम से कम 4 सपोर्ट तो होने चाहिए। अगर इससे छोटी जेबी है तो आप 2 सपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, ये जो जेबी है ये जिस एंगल पे, ये जो आपको एंगल दिख रहा है, ये एंगल दिख रहा होगा आपको, तो ये जिस एंगल पे माउंट होनी चाहिए उस एंगल का साइज़ जो होनी चाहिए दोस्तों 50 बाय 50 × 5, यानी 50 इसकी सामने की फेस होगी, 50 इसकी बॉटम की फेस होगी और 5 mm ये मोटा यानी थिकनेस होगा इसका। उसके बाद ये जो फ्रेम है दोस्तों, इसमें जिंक क्रोमेट का 2 बार कोटिंग होनी चाहिए और उसके ऊपर इनेमल की कोटिंग होनी चाहिए ताकि इस तरीके की रस्टिंग वाली कंडीशन ना आए, ताकि लॉन्ग ड्यूरेशन में ये चैनल कहीं गिर ना जाए या ब्रेक ना हो जाए। ये आपको बहुत ध्यान रखना है फ्यूचर पर्पस से। और ये भी ध्यान रखना है एक चीज़ और, कि ये एक सपोर्ट जो ऊपर है और एक सपोर्ट जो ये नीचे जेबी को दिया है, इन दोनों के बीच में कम से कम जो है 600 mm का गैप तो होना ही चाहिए, जिससे आपकी जेबी जो है वो परफेक्ट ओरिएंटेशन में लग जाती है। दोस्तों बात करते हैं कि केबल एंट्री कैसी होती है। दोस्तों ये जो केबल श्राउड है, इसके अंदर केबल ग्लैंड भी है। दोस्तों इसमें जो केबल ग्लैंड है वो डबल कंप्रेशन है। दोस्तों आपको कभी भी आउटडोर जेबी में केबल ग्लैंड जो यूज़ करनी है वो डबल कंप्रेशन टाइप यूज़ करनी है। डबल कंप्रेशन क्या करता है, वो एक तो पहले आर्मंड को पकड़ लेता है बहुत अच्छी तरीके से, और दूसरा जो उसका कंप्रेशन होता है वो ऊपर के शेल्फ को पकड़ लेता है, जिससे जो है डबल प्रोटेक्शन मिलती है, जिससे पानी की समस्या, अर्थिंग की समस्या और प्रॉपरली सपोर्ट मिलता है, जेबी को टेंशन में ना आए, मतलब उसके ऊपर फोर्स ज़्यादा ना लगे। सिंगल कंप्रेशन ग्लैंड जो है जनरली हम इंडोर जेबीज़ में यूज़ करते हैं। और ग्लैंड का मटेरियल दोस्तों क्या होना चाहिए, SS316, क्योंकि आपको पता है बाहर डस्ट, हवा, मॉइस्चर, एसिडिक इन्वायरमेंट बहुत कुछ हो सकता है, तो SS ग्लैंड जो है वो हमारी लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन करती हैं। और दोस्तों मिनिमम, जैसे ये 1.5 mm² की सिग्नल केबल आपको ब्लू कलर की दिख रही है, तो ये जो केबल होती हैं इनका जो इसमें जो होल करते हैं जेबी पे, वो लगभग 18 to 20 mm के बीच में हो जाता है। तो मिनिमम होल जो ग्लैंड साइज़ का होता है दोस्तों वो M20 रखते हैं, जिससे आसानी से हमारी ग्लैंड जो है वो इंसर्ट हो जाए। इसके बाद दोस्तों क्या एक चीज़ और है कि हम अपनी जेबी में
जब भी टीवी लगाएंगे तो यहाँ पे हम स्टॉपर ऊपर नीचे दोनों साइड स्टॉपर लगाएंगे, ताकि मेरी मेरी टीवी का ओरिएंटेशन जो है वो ना बिगड़े। वो एक बार जैसे फिक्स कर दिया उसी तरीके से यहाँ पे फिक्स रहनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, अगर दोस्तों आपकी जेबी कोई हैजार्डियस एरिया में है, अगर वो हैजार्डियस एरिया में है तो उसमें जो ग्लैंड यूज़ करनी चाहिए दोस्तों वो XD और XE टाइप, यानी जो आपने पीसो अप्रूवल होना चाहिए। पीसो अप्रूवल एक कंप्लाइंस है, अगर वो कंप्लाइंस आप फॉलो करेंगे तो आपको कभी भी हैजार्डियस एरिया में कोई भी ग्लैंड वाली ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, जिससे किसी भी तरीके का इमरजेंसी सिचुएशन या कोई फॉल्ट प्रेजेंट या डेवलप हो सके। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस टीवी की। ये जो टीवी लगी हुई है, आपको टीवी दिख रही होंगी, ये टीवी दोस्तों स्क्रू टाइप है, स्क्रू क्लैम्प टाइप है। ये 2.5 mm स्क्वायर का इसके अंदर गैप है, यानी इसके अंदर जो तार है वो 2.5 mm स्क्वायर तक का तार इसमें जा सकता है। अब दोस्तों ये टीवी जो टर्मिनल है, अगर ये जो सिग्नल है दोस्तों अगर थर्मोकपल होता तो इसमें जो टर्मिनल यानी टीवी लगती वो दोस्तों आइसोथर्मल या कंपनसेशन टाइप टीवी यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे RTD होती तो 3 to 4 वायर शॉर्टिंग टर्मिनल को हम यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे दोस्तों हार्ड या फील्ड बस का सिग्नल की जेबी होती है तो हम फीड थ्रू बिल्ट इन सर्च प्रोटेक्शन टर्मिनल यूज़ करते हैं, यानी ऐसा टीवी जिसमें सर्च प्रोटेक्शन हो, क्योंकि हार्ड और फील्ड बस का सिग्नल काफ़ी सेंसिटिव होता है। इसके बाद अगर इस सिग्नल में कोई पल्स या फ्रिक्वेंसी का सिग्नल हो तो एक दोस्तों टीवी होती है स्टैंडर्ड फीड थ्रू आइसोलेटेड टीवी, तो हम वो टीवी का यूज़ करते हैं। अब दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो आपको कोई नहीं बताता है कि ये जो आपकी टीवी है उन टीवी के बीच की जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, यानी ये स्क्रू और ये स्क्रू के बीच की जो डिस्टेंस है, इसकी दोस्तों एक पिच, इसे बोलते हैं पिच, ये दोस्तों 6 mm के आसपास होनी चाहिए। अगर 1.5 mm स्क्वायर का केबल हम यूज़ कर रहे हैं, अगर 2.5 mm का स्क्वायर का केबल यूज़ कर रहे हैं तो ये पिच 8 mm की हो जाएगी, 8 mm की। अगर 0.5 mm स्क्वायर का केबल यूज़ कर रहे हैं तो ये पिच 5 mm हो जाएगी। अब ये पिच क्या करती है दोस्तों, ये पिच हमारी हेल्प करती है दोनों तार के बीच में आइसोलेशन और प्रॉपर गैप करने की, जिससे कोई भी करंट कोई भी EMF जनरेट ना हो पाए, आपस में एक दूसरे को EMF से कोई डिफ्लेक्शन ना पहुंचा दे और दूसरा कभी टच ना कर ले। इतनी डिस्टेंस, सेफ डिस्टेंस होनी चाहिए कि कभी टच ना कर ले। तो ये एक हमारी पिच डिस्टेंस बहुत ही स्टैंडर्ड है जो हमें याद रखनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे एक रेल यूज़ हो रही है जो आपको दिख रहा होगा, ये जो टीवी लगा है इस पे एक रेल लगा हुआ है ये। तो ये जो रेल है दोस्तों इसका भी एक स्टैंडर्ड है। ये रेल जो है इसकी विड्थ जो है वो 35 mm होनी चाहिए। एक इसका स्टैंडर्ड होता है दोस्तों EN 60715, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है ये रेल आनी चाहिए। अब ये रेल की जो थिकनेस होती है वो 1.5 mm होनी चाहिए। 1.5 mm से अगर कम थिकनेस की रेल लेंगे तो वो हो सकता है जब हम टीवी लगाए तो मुड़ जाए। तो इसके बाद ये भी देखना चाहिए कि हमें 20% स्पेयर टीवी, जैसे मैंने यहाँ छोड़ रखी है, 20% स्पेयर टीवी भी आपको छोड़नी चाहिए फ्यूचर के लिए, कि कोई केबल आए तो हम इसमें आसानी से टर्मिनेट कर सके। इसके बाद ये जेबी जो है इसको हमें अर्थ भी करना चाहिए कि इनकेस अगर कि फील्ड से जो वायर आ रहा है या डीसी से आ रहा है उसके रास्ते में किसी तरीके का कोई इलेक्ट्रिकल नॉइज़ या कुछ भी जनरेट हो जाए तो वो कैंसिल आउट हो सके। अब इसके बाद दोस्तों क्या है कि सारे टर्मिनल में फेरुलिंग होनी चाहिए, ताकि ये पता चले किसी भी टेक्नीशियन इंजीनियर को ट्रबल शूटिंग करते वक्त कि कौन सा टर्मिनल कहाँ से आ रहा है और कहाँ को जा रहा है। इससे केबल, अगर आपने सारी केबल खोल भी ली तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से टर्मिनल पे कौन सी केबल लगी थी, क्योंकि हर फेरुल पे टीवी नंबर भी लिखा रहता है, जिससे गलती होने के चांसेस जो है वो ना के बराबर हो जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन और लेबलिंग की। तो दोस्तों हर एक जेबी पे जहाँ पे भी टर्मिनल है वहाँ पे दोस्तों क्या होना चाहिए, आपके हर एक जेबी पे SS के टैग लगे होने चाहिए। जैसे यहाँ पे टैग लगे हुए हैं, इससे क्या पता चलता है, इससे आइडेंटिफिकेशन पता चल जाता है कि ये केबल कहाँ से आई है और किस जेबी में टर्मिनेट हो रही है। उस टैग में दोस्तों क्या होना चाहिए, एक तो जेबी नंबर होना चाहिए और क्या एरिया का नाम है वो होना चाहिए, या फिर PID नंबर होना चाहिए, या फिर उस लूप का क्या नाम दिया गया है वो नाम इस पर प्रॉपरली लिखा होना चाहिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। इसके बाद दोस्तों
ये कभी भी दोस्तों ये जो स्ट्रिप होनी चाहिए ये एसएस वायर से क्लैंप होनी चाहिए, एमएस वायर से जैसे यहाँ किया गया वैसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ समय बाद ये रस्टिंग लग के एमएस वायर टूट सकता है, तो ये स्ट्रिप गिर जाएगी जिससे हमारा प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकता है, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन लॉस्ट हो जाएगा। वैसे तो अंदर फेरुल होगा, लेकिन बाहर होने से ये पता चल जाता है खोलने से, इनकेस अगर फेरुल गिर गया कि कौन सी केबल है ये, तो हमेशा एसएस वायर से क्लैंप करना है, ये एमएस वायर से क्लैंप नहीं करना है। अब दोस्तों इसके अंदर जो हमने फेरुल लगे हैं उसमें वाइट कलर की स्लीव डाली है। दोस्तों ये स्लीव जो है मिनिमम 20 mm की लेंथ की होनी चाहिए, और उससे ज़्यादा आपका डिपेंड करता है कि आपका एड्रेस कितना बड़ा है। जैसे कि यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो 50 mm है, और 50 mm से फेरुल बड़ा हो गया, इसलिए फेरुल जो है वो बाहर निकल आया है। और फेरुल दोस्तों ऐसा होना चाहिए पीवीसी टाइप, यानी अगर यहाँ पे इस जंक्शन बॉक्स में किसी तरीके से एक्सट्रीमली हीट आ जाए तो ये श्रिंक हो जाए, इसकी वजह से कोई केबल डैमेज ना हो पाए, तो ये हीट श्रिंक टाइप का पीवीसी फेरुल होना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस किसी भी जेबी पे एक तरीके के सिग्नल आने चाहिए। अगर ये एनालॉग सिग्नल है, चाहे वो एनालॉग इनपुट हो या एनालॉग आउटपुट हो, एनालॉग ही सिग्नल होने चाहिए। अगर आपकी जेबी में मान लीजिए आपके पास आरटीडी सिग्नल है, तो वो हमें ये ध्यान रखना है कि आरटीडी के सिग्नल कभी भी एनालॉग जेबी पे ना आए, थर्मोकपल की सिग्नल भी कभी भी किसी और जेबी में ना जाए, ना एनालॉग में ना आरटीडी में। और इसी तरीके से जो डीआई है, यानी डिजिटल इनपुट हो गया, डिजिटल आउटपुट हो गया, वो भी सिग्नल कभी भी एक साथ एग्रीगेट करके नहीं रखने हैं। उसकी वजह से आपका ईएमएफ जनरेट हो सकता है और आपके सिग्नल में फ्लक्चुएशन डिफ्लेक्शन आ सकता है, क्योंकि सिग्नल में मिली वोल्ट होता है और 4 to 20 मिली एम्पर सिग्नल होता है, जो बहुत ही सेंसिटिव होता है, इन सब चीज़ों से फ्लक्चुएशन आने में बहुत ही ज़्यादा करीब होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इस जेबी की आईपी रेटिंग की। आईपी रेटिंग मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक रबड़ लगी हुई थी, जो रबड़ निकल गई है, वही रबड़ थी जो हेल्प करती थी। ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे, थोड़ी थोड़ी आपको दिखेगी, ये रबड़ जो है यही इस जेबी की आईपी रेटिंग को डिसाइड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल IP55 जो है वो रेटिंग होती है जहाँ पे नॉर्मल आउटडोर होता है, जहाँ पे डस्टी इन्वायरमेंट नहीं होता, सिंपल सा कोई भी मॉइस्चर नहीं होता, इस तरीके के इन्वायरमेंट में आप जो जेबी यूज़ कर सकते हैं वो IP55 यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर जैसे ये आउटडोर जेबी है जहाँ पे विंडी है, जहाँ पे विंड बहुत ज़्यादा आती है, तो वहाँ पे IP65 यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ पे मान लीजिए कोस्टल एरिया है, जहाँ पे समुद्री इलाका आसपास है या ऑफशोर है, यानी रेगिस्तान टाइप का इलाका है, तो वहाँ पे IP66 यूज़ करनी है। इसी तरीके से अगर कोई ऐसी जगह लगी हुई है जेबी जहाँ पे वॉशिंग होती है, यहाँ पे धुलाई होती है, तो वहाँ पे IP67 रेटिंग वाली जेबी आपको यूज़ करनी चाहिए। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट और ख़ास बात में आ गया कि हर एक टर्मिनल के साथ एक स्लीव भी आती है, और उस स्लीव के अंदर होता है उस पर्टिकुलर पेयर का ड्रेन वायर या शील्ड। तो वो ड्रेन वायर और शील्ड जो है वो हमारी मल्टी पेयर केबल के साथ टर्मिनेट होनी चाहिए। मतलब जो फील्ड से आया है सेम वायर सेम पेयर जो मल्टी पेयर केबल का, उसके संग वो शील्ड मैच कर देनी चाहिए। और ये शील्ड जो है एक ही एंड पे, चाहे यहाँ पे या फिर पैनल पे, प्रिफर किया जाता है कि पीएलसी या मार्शलिंग पैनल जो होता है वहाँ पे इसको जाके टर्मिनेट करते हैं और उसको अर्थ कर देते हैं, ताकि रास्ते में किसी भी तरीके का ईएमएफ नॉइज़ किसी भी तरीके का कुछ जनरेट हो तो वो कैंसिल आउट हो जाए। और ये ध्यान रखना होता है कि यहाँ पे अगर आप रेजिस्टेंस चेक करेंगे, यानी अर्थिंग रेजिस्टेंस चेक करेंगे, वो 1 ओम से 5 ओम के बीच में आना चाहिए, ताकि किसी भी तरीके का फ्लक्चुएशन सर्ज कोई वोल्टेज जो है वो आसानी से अर्थ हो जाए। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वो आसानी से अर्थ नहीं हो पाए। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे जितने भी ड्रेन वायर हैं वो प्रॉपरली स्लीव के साथ कवर्ड है। बेयर ओपन नहीं होना चाहिए, अगर बेयर ओपन हो जाएगा तो वो टच कर जाएगा इस जंक्शन बॉक्स से, और जंक्शन बॉक्स से टच कर जाएगा तो आपका चांसेस है कि इसमें और कोई अगर जंक्शन बॉक्स, क्योंकि जंक्शन बॉक्स क्या है दोस्तों, ये एक पर्टिकुलर चैनल पे फिक्स्ड है, पर्टिकुलर चैनल पे फिक्स्ड है, तो चैनल के बाहर कोई भी सर्ज अर्थिंग कहीं से कुछ भी आ सकता है, तो वो अर्थ जो है वो आपके इस शील्ड के अंदर ना आ जाए और उसके बाद वो पीएलसी डीसीएस पैनल पे चला जाए, जिससे कोई नुकसान हो जाए। तो इसीलिए इस स्लीव को हम क्या करते हैं प्रॉपरली, मतलब इस ड्रेन वायर को प्रॉपरली स्लीव कर देते हैं, ताकि आपके एक्सटर्नल जेबी से इसका आइसोलेशन पूरा बना रहे और कोई भी तरीके का किसी भी तरीके का एक्सटर्नल अनइम्पॉर्टेंट वोल्टेज जो है वो अंदर डीसीएस पीएलसी तक ना पहुंच पाए। तो दोस्तों ये था एक फुल डिस्क्रिप्शन पूरे जेबी के बारे में। दोस्तों अगर आपको ये डिटेल पीडीएफ में चाहिए हो तो आप कमेंट कर देना जेबी पीडीएफ, मैं आपको उसका पूरा डिटेल पीडीएफ सेंड कर दूंगा।
और दूसरी बात, इसकी कैपेसिटी के बारे में फिर से बता देता हूँ कि जो टीवी होनी चाहिए वो 20% एक्स्ट्रा लगानी चाहिए, ताकि फ्यूचर में आप न्यू टर्मिनेशन को एंटर कर सके। और दोस्तों 20% आपको ये जो ग्लैंड होल है वो भी खुले छोड़ने चाहिए। मान लीजिए अगर 12 है तो 12 को 20% हो गया 2, तो यानी 2 ग्लैंड होल एक्स्ट्रा छोड़ने चाहिए, ताकि फ्यूचर में आप उस ग्लैंड होल को जो है वो यूज़ कर सके नई केबल को आने के लिए। और इंटरनल वायरिंग ऐसी होनी चाहिए कि 30% ये जो डक्ट है, जैसे ये डक्ट छोटी लगा दी गई है तो इसमें कम से कम 30% स्पेस रहे, ताकि जब फ्यूचर में केबल आए तो ये डक्ट पूरी तरीके से इतनी ना भर जाए ताकि मुझे वायर बाहर लेने पड़े। तो डक्ट का साइज़ भी ऐसा रखना है कि वो 30 to 20% तो खाली रहनी चाहिए। ये थी आज की बारीक डिटेल जेवी के बारे में। अगर ये डिटेल आपको अच्छी लगी है दोस्तों तो प्लीज़ ये वीडियो और लोगों के साथ शेयर करिएगा। बहुत डिटेल में वीडियो बनाया ताकि आपको सारी डिटेल पता चल जाए। अब इसके बाद मैं ले आऊँगा केबल ट्रे की सारी डिटेल, कि केबल ट्रे किस साइज़ के लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, कहाँ पे लगाते हैं, कितने सपोर्ट लगाते हैं, कैसे उसका यू टाइप बनाते हैं, कैसे उसका वी बनाते हैं, क्यों नीचे से केबल एंट्री होती है, क्यों ऊपर से केबल एंट्री होती है, कब, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरीके के सारे वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।